दोस्तों मैं आपको मीडिया के अंदर की एक बात बताती हूँ। हर रिपोर्टर जो भी होता है उसकी कोई ना कोई बीट होती है। जैसे अगर कोई रिपोर्टर बीजेपी की खबरें कवर करता है तो उसे कहा जाता है कि ये बीजेपी बीट का रिपोर्टर है, मतलब बीजेपी कवर करता है। कोई रिपोर्टर कांग्रेस की खबरें कवर करता है, कांग्रेस की गतिविधियों की खबरें देता है तो उसे कहा जाता है कांग्रेस बीट का रिपोर्टर। बहुत से रिपोर्टर हैं जो क्राइम की खबरें कवर करते हैं, उनसे कहा जाता है कि इनकी बीट क्राइम है। बहुत से रिपोर्टर्स हैं जो फिल्मों की खबर करते हैं, उनसे कहा जाता है कि इनकी बीट एंटरटेनमेंट है या बॉलीवुड है। ये इसलिए किया जाता है दोस्तों ताकि न्यूज़ चैनल्स या अखबारों को एक सहूलियत हो जाए, एक रिपोर्टर पर बहुत बोझ ना हो और एक रिपोर्टर केवल एक ही बीट कवर करे, जिससे उस बीट की ज़्यादा से ज़्यादा खबरें, अंदर की खबरें निकल कर आने लगे, क्योंकि खबरें बहुत होती है ना एक बीट में। तो मैं ये सोच रही हूँ कि न्यूज़ चैनल वाले एक नई बीट शुरू कर दें, नायडू बीट। क्योंकि जिस रफ्तार से चंद्रबाबू नायडू बैक टू बैक दिल्ली आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं, उस हिसाब से खबरों की भरमार हो जाएगी। तो खाली पॉलिटिकल बीट का रिपोर्टर नायडू साहब की गतिविधियों को कवर करे, ये तो गलत हो जाएगा। एक नायडू बीट ही रखवा देनी चाहिए। दोस्तों चंद्रबाबू नायडू का जब गठबंधन हुआ था इंडिया के साथ और जब ये तय हुआ था कि नायडू की बैसाखी के साथ ही मोदी जी सरकार चलाएंगे दिल्ली में अपनी और पीएम बनेंगे, तब से मैं आपको बता रही हूँ कि नायडू इज़ अ वेरी हार्ड बार्गेनर। मतलब चंद्रबाबू नायडू इतनी बार्गेन करते हैं कि बार्गेन सुनने वाला कहता है कि इनकी बार्गेनिंग खत्म कब होगी, इनका मोल भाव खत्म कब होगा। दोस्तों मोदी जी को पीएम बने जुम्मा 2 महीने भी नहीं हुए, है ना। दोस्तों चंद्रबाबू नायडू दिल्ली में आए हुए हैं और उन्होंने पीएम मोदी से कुछ इस तरह से मुलाकात की, तो उन्होंने प्यारी प्यारी फोटो खिंचाई। लेकिन इस प्यारी सी मुस्कुराती तस्वीर के साथ मोदी जी की बहुत बड़ी टेंशन छुपी हुई है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की मांगे हैं कि खत्म ही नहीं हो रही हैं। दोस्तों चंद्रबाबू नायडू ने न केवल दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की, बल्कि उनका कार्यक्रम वित्त मंत्री से मिलने का भी था। वित्त मंत्री से भी वो मिले और उन्होंने कहा कि जो बजट में आपने बड़े बड़े ऐलान किए हैं उनको जल्दी से जल्दी ज़मीन पर उतारिए। इसके अलावा मोदी जी से एक बार फिर से लंबी लंबी मांग लेते हुए चंद्रबाबू नायडू पहुंचे हैं। वो मांग क्या है मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू के लिए मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया। मतलब आप सोचिए, पूरा का पूरा बजट में तिजोरी खोल दी नायडू साहब के लिए, आंध्र प्रदेश के लिए। हालत ये हो गई कि संसद में सरकार को जवाब देना पड़ गया, वित्त मंत्री को जवाब देना पड़ गया कि सारा विपक्ष ये कह रहा है कि ये जो बजट है ये भारत का बजट थोड़ी है, ये देश का बजट थोड़ी है, ये तो बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट है। आपने सारी तिजोरी बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए खोल दी। उसके बाद वित्त मंत्री को बताना पड़ गया कि मैंने राज्य का नाम नहीं लिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं किसी राज्य को कुछ दे नहीं रही हूँ। हालांकि हम समझते हैं गठबंधन की अपनी मजबूरियाँ होती हैं और ये तो ऐसी सरकार है जिसमें दोनों में से एक भी पार्टी ने अगर बैसाखी हटाई तो मोदी जी की कुर्सी गई। इसीलिए मोदी जी ने अपने पहले बजट में छप्पड़ फाड़ आंध्र प्रदेश के लिए, चंद्रबाबू नायडू के लिए तिजोरी खोल दी। ले धड़ाधड़ करोड़ों के पैकेजेस, करोड़ों के ऐलान। तो चंद्रबाबू नायडू भी खुश हुए होंगे और चंद्रबाबू नायडू ने बकायदा उसके लिए खुशी जाहिर भी की। लेकिन देखिए ना, बजट आए हुए महीना हुआ है, चंद्रबाबू नायडू फिर पहुंच गए दिल्ली अपनी नई मांगों की लिस्ट के साथ। उनकी नई मांगों की लिस्ट हिंदू ने छापी है दोस्तों चंद्रबाबू नायडू ने पीएम से जो मुलाकात की उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की मोदी जी से कि वाईएसआर कांग्रेस के वक्त जो लोन्स थे उनको रीशेड्यूल किया जाए। इसके अलावा एक खास रिक्वेस्ट जो नायडू ने की है पीएम मोदी से, वो ये कि पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए जल्द से जल्द फंड रिलीज़ किए जाएं। इसके अलावा स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी मदद का एक तरह से भरोसा लेने के लिए चंद्रबाबू नायडू आए थे। इसके अलावा केवल मोदी जी से मुलाकात नहीं हुई नायडू साहब की, वित्त मंत्री से भी मुलाकात हुई है। वित्त मंत्री ने भले बजट में ऐलान कर दिए हों, लेकिन खाली ऐलान से थोड़ी होता है भाई, ज़मीन पर उन प्रोजेक्ट्स को उतारना है ना। चंद्रबाबू नायडू इसके लिए न केवल वित्त मंत्री से मिले बल्कि अमित शाह से भी मिले। जी हाँ दोस्तों, होम मिनिस्टर अमित शाह से भी चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई है। और इससे पहले जब नायडू साहब दिल्ली आए थे तो उनकी शिवराज सिंह चौहान से भी मुलाकात हुई थी। दोस्तों जब चंद्रबाबू नायडू इस बार आए तो इस बार भी भरोसा मिला है उनको केंद्र सरकार से कि उनकी सारी मांगों पर विचार किया जाएगा, सारी मांगें पूरी की जाएंगी। अब भरोसा देना भी ज़रूरी है भाई, नायडू साहब कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी हैं। लेकिन जितनी सूत्रों के हवाले से खबर मुझे मिली है दोस्तों, पिछली बार जब चंद्रबाबू नायडू आए थे उन्होंने कई मंत्रालयों में बैठक की थी, कई मंत्रियों से वो मिले थे। तो चंद्रबाबू नायडू की मंशा ये है कि उनको हर मंत्रालय से कुछ ना कुछ मिले, हर मंत्रालय से उनके राज्य को कुछ ना कुछ मिले। और एक नेता के तौर पर ये कोई गलत मांग नहीं है। हर राज्य का मुख्यमंत्री ये चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद केंद्र से उसको मिले। दोस्तों वो पार्टियां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, तो भगवंत मान जो कि मुख्यमंत्री है पंजाब के, वो लगातार इस बात
की शिकायत करते रहे हैं कि हमारे साथ बड़ा सौतेला व्यवहार होता है। पंजाब भी इस वक्त कर्ज में डूबा हुआ है, मतलब आर्थिक हालत, जो वित्तीय हालत है पंजाब की बहुत अच्छी नहीं है। और लगातार भगवंत मान द्वारा ये कहा जाता है कि क्योंकि हम विपक्ष में हैं, इसीलिए मोदी जी की सरकार उनको उतनी मदद नहीं करती जितनी दूसरे राज्यों को करती है। तो हर मुख्यमंत्री चाहेगा कि उसके राज्य को ग्रांट्स मिले, क्योंकि जितना फंड मिलेगा उतना काम होगा, जितना काम होगा जनता उतनी खुश होगी, और जनता खुश होगी तो दोबारा मौका देगी। सिंपल लॉजिक है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का इस फील्ड में महारत हासिल है। महारत, जब वाजपेयी के दौरान भी चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन दिया था वाजपेयी की सरकार को, उस वक्त भी यही कहा जाता था कि चंद्रबाबू नायडू जिस कदर दिल्ली आते हैं, चंद्रबाबू नायडू को कवर करने के लिए एक अलग से बीट बनाई जाए रिपोर्टर्स की। दोस्तों, यही है गठबंधन की राजनीति का असली जायका। गठबंधन की राजनीति ऐसे ही चलती है, प्रेशर पॉलिटिक्स। ये चंद्रबाबू नायडू की प्रेशर पॉलिटिक्स है। हर गठबंधन का सहयोगी ये प्रेशर पॉलिटिक्स खेलता है, और क्योंकि ये चंद्रबाबू नायडू को सूट करता है। अब देखिए ना, नायडू साहब जितनी बार दिल्ली आएंगे, जितनी भी लोकल मीडिया है, आंध्र प्रदेश के चैनल्स हैं, अखबार हैं, वो खबर ये बनाएंगे ना, नायडू दिल्ली गए, आंध्र प्रदेश के लिए ये मांगा। सरकार को देना भी पड़ता है। बजट में देख लीजिए आप, तिजोरी खोली है मोदी जी ने। लेकिन ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है ना, ये तो इसका जो अभी आप देख रहे हैं बस ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। पिक्चर शुरू होगी दोस्तों 4 अक्टूबर के बाद। 4 अक्टूबर के बाद जब जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजे आ जाएंगे, और उसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, चुनाव की तारीखों का, उसके बाद आप देखिएगा क्या स्थितियाँ केंद्र सरकार के सामने खड़ी हो जाएंगी। दोस्तों, मेरी एक बात ना आप लिख कर रख लीजिए, राजनीतिक तौर पर नरेंद्र मोदी जितना कमज़ोर होंगे ना, पार्टी नहीं, सरकार के अंदर ये जो विपक्ष है वो और मजबूत हो रहेगा। आप कहेंगे सरकार के अंदर कैसा विपक्ष? दोस्तों, गठबंधन की सरकारों में जो गठबंधन के सहयोगी होते हैं, वो होते तो गठबंधन के होते हैं, आपके सरकार का हिस्सा होते हैं, आपके कैबिनेट के सहयोगी होते हैं, लेकिन एक्चुअली में सरकार के अंदर विपक्ष की भूमिका उनकी रहती है। अभी तो मोदी जी फिर भी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। जैसे जैसे राज्यों के चुनाव में बीजेपी हारती गई, अगर हरियाणा भी हारी, जम्मू कश्मीर भी हार गई, उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र, जिसमें बहुत संभावना है कि महाराष्ट्र भी बीजेपी के हाथ से चला जाए, वैसे वैसे ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, ना केवल नायडू की बल्कि दूसरे सहयोगियों की, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, इनकी प्रेशर पॉलिटिक्स बढ़ती जाएगी। जीतन राम मांझी और अनुप्रिया पटेल जैसे जो सहयोगी, ऐसे सहयोगी जिनके पास बहुत सीटें भी नहीं है, वो भी आंख दिखाएंगे, क्योंकि गठबंधन की राजनीति का स्वाद ही यही है, जायका ही यही है, और हमारे मोदी जी को इस जायके की आदत है नहीं। तो अभी तो ये प्यारी प्यारी फोटोज़ खिंचवाई जा रही है नायडू जी के बार बार दिल्ली आने में। अभी आप देखते रहिए नायडू जी का दिल्ली आना, जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे ना, जैसे जैसे नतीजे आएंगे, जैसे जैसे मोदी जी या बीजेपी हारेंगे, इसमें ये जो गतिविधियां ये और बढ़ती जाएंगी। अभी तो केवल मुलाकातें हो रही हैं, उसके बाद बयानबाजी भी शुरू हो जाएगी कि आंध्र प्रदेश को इतना वादा किया गया था लेकिन इतना पूरा नहीं हुआ। बस आप देखते जाइए अगले 6 महीने में चंद्रबाबू नायडू अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स किस लेवल पर पहुंचाते हैं। मतलब बीजेपी के लिए तो दो धारी तलवार में चलने जैसा हो गया। संसद के अंदर 40 साल में सबसे मजबूत विपक्ष खड़ा है, बात बात पर आंख दिखाता है, और यहाँ सत्ता पक्ष के अंदर एक विपक्ष खड़ा हुआ है जो वक्त संशोधन बिल लेकर आती है सरकार, तो ठीक संसद में दगा दे देता है, कैबिनेट में पास करवा देता है, लेकिन सदन पे आके बिल पेश होता है तो कहता है कि जेपीसी में डलवा दीजिए। तो ऐसे कई झटके आपको अभी और बीजेपी को खाते आप देखते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।